एक नाभिक द्वारा आवेशित कणों का कूलॉम प्रकीर्णन और रदरफोर्ड स्कैटरिंग। कूलॉम स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बाय अ न्यूक्लियस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग के द्वारा ही हमने ये जाना था कि नाभिक के मध्य में नाभिक का पूर्ण एटम है, उसका वो सारा का सारा मास उसके न्यूक्लियस में रहता है और ये रदरफोर्ड के प्रकीर्णन सिद्धांत के द्वारा सत्यापित हुआ। इसके अनुसार परमाणु की संरचना के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान जो हमें है वो 20वीं सदी में प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के अनुसार लगभग परमाणु 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धन आवेश समान रूप से वितरित होता है तथा इस गोले के आयतन में इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थानों में पर धंसे हुए होते हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। थॉमसन ने परमाणु प्रतिरूप की प्रामाणिकता को जांचने के लिए अल्फा प्रकीर्णन के महत्वपूर्ण प्रयोग रदरफोर्ड ने आरंभ किए। रदरफोर्ड ने इस मॉडल की सत्यता परखने के लिए एक पतली धातु की पन्नी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा के अल्फा किरणों को गिराया और पाया कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों का अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस घटना को हम स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं। यदि थॉमसन का मॉडल सही होता तो अल्फा कण के कारण 1 डिग्री कोण से भी कम कोण में ही फैलने या प्रकीर्णित होने चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड का प्रयोग में ऐसा नहीं पाया गया। सन 1909 ने रदरफोर्ड के साथ काम करने वाले गाइगर एंड मार्टसन ने पुनः यह प्रयोग किया, जिसमें अधिक घनत्व वाले तत्व जैसे सोने की पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को गिराया। सोने का हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस का जो मान होता है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और यह अधिक दूरी तक हम इसमें प्रकीर्णन देख सकते हैं। इस पर प्रकीर्णन करने पर उन्होंने देखा कि अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग की दिशा में सीधे ही चले जाते हैं। कुछ कण लघु कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं तथा कुछ कण बृहद कोण लार्ज एंगल से प्रकीर्णित होते हैं। यहाँ तक कुछ विपरीत दिशा में भी लौट आते हैं। इस बृहद कोणीय प्रकीर्णन लार्ज एंगल स्कैटरिंग की व्याख्या थॉमसन ने परमाणु प्रतिरूप द्वारा नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक तौर पर उपरोक्त प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने 2019 में एक नया प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके उपयोग से परमाणुिक नाभिक की खोज की जा सकी। रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया कि बृहद कोण का प्रकीर्णन तभी संभव है जबकि परमाणुओं का धनात्मक आवेश बहुत अल्प क्षेत्र में केंद्रित हो और यह धन आवेश के कूलमी प्रतिकर्षण के द्वारा ही अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता हो। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु का समस्त धन आवेश तथा द्रव्यमान एक अत्यल्प लघु क्षेत्र, जिसको कि हम नाभिक कहते हैं, में केंद्रित होता है, जिसकी की त्रिज्या करीब 10⁻15 मीटर होती है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया है। इसके द्वारा उच्च ऊर्जा के अल्फा कणों का प्रकीर्णन नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है वो नगण्य मानते हैं, क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है और अल्फा कणों का मास बहुत अधिक होता है। अब डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन निम्न अभिकृतियों या पोस्टुलेट्स पर आधारित है। पहला,
परमाणुओं का धन आवेश उसके केंद्र पर अत्यल्प आयतन में केंद्रित होता है, जिसको कि हम नाभिक कहते हैं। अल्फा कणों के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक इतना भारी होते हैं कि अल्फा कण से संघात में नाभिक की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रकीर्णन केवल अल्फा कण तथा नाभिक के प्रतिकर्षी कूलम्बी अन्योन्य क्रिया के कारण होता है और ये परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव इस पर नगण्य होता है। नाभिक एवं अल्फा कण बिंदु मात्र होते हैं। यदि प्रकीर्णक नाभिक की परमाणु संख्या Z है तथा नाभिक का आवेश Ze है, तो अल्फा कण का जो आवेश है वो 2e होगा। अतः नाभिक पर अल्फा कण के मध्य कूलम्ब प्रतिकर्षी बल F = 1/4πε0 Ze into 2e/r² is equal to 1/4πε0 2Ze²/r², जहाँ r किसी भी क्षण नाभिक तथा अल्फा कण के मध्य की दूरी है। 1/r² बल के कारण अल्फा कण का जो पथ होगा वो एक हाइपरबोलिक होगा, जिसका कि बाह्य फोकस नाभिक पर स्थित होता है। यह अल्फा कण जब नाभिक के पास आते हैं तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। प्रकीर्णक कोण और संगत प्राचाल B में संबंध। अल्फा कण के लिए संगत प्राचाल B वह दूरी है जिससे कि अल्फा कण नाभिक के निकटतम से गुजरता है, या यदि अल्फा नाभिक अन्योन्य क्रिया शून्य होती, लेकिन अल्फा कण नाभिक की अन्योन्य क्रिया के कारण अल्फा कण अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर एक अति परवलय पथ पर गमन करता है। अल्फा कण के लिए प्रकीर्णन कोण थीटा है तथा अल्फा कण जिससे कि वह अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अल्फा प्रकीर्णन में क्योंकि नाभिक को भारी और स्थिर माना गया है, इस कारण अल्फा कण की प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जाएं समान होगी और इस कारण P1 = P2 जो उसका मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड समान होगा। m = अल्फा कण का द्रव्यमान और v अल्फा कण का वेग है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P = P2 - P1 और डेल्टा P = P1² + P2² - 2P1P2 cos ऑफ थीटा और डेल्टा P = mv 2 1 - cos थीटा = 2mv sin θ/2। इस संवेग परिवर्तन के कारण अल्फा कण पर लग रहा आवेग इम्पैक्ट होगा Fdt = F cos phi dt। यहाँ phi बल F और डेल्टा P के मध्य तात्क्षणिक कोण है। वन 1.4 में इस संवेग के कारण अल्फा कण पर लग रहा आवेग F डेल्टा T = F cos थीटा d थीटा हुआ, जहाँ phi इनके बीच का तात्क्षणिक कोण है। तो F डेल्टा T = डेल्टा P। F डेल्टा T = डेल्टा P = 2mv sin θ/2 या F इसका 5 का उपयोग कर 4 में रखने पर 2mv sin θ/2 = -∞ to ∞ F cos थीटा d थीटा। इससे हम यहाँ देख सकते हैं ये अल्फा कण है, प्रकीर्णन हो रहा है और ये नाभिक है और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो इसकी ज्यामितीय संबंध थीटा फाई और बी का ज्यामितीय संबंध है। यहाँ ±∞ की सीमा समय की सीमाओं का द्योतक है और सुविधा के लिए हम समीकरण में dt से फाई में बदलने पर हम पाते हैं dt = dt/d फाई, जहाँ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अल्फा कण का तात्क्षणिक कोणीय चाल है। ऐसा करने पर हमें समाकल की सीमा पर
प्रभाव पड़ेगा और ये सीमाएं माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से पाई माइनस थीटा बाई 2 से माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 टू पाई माइनस थीटा बाई 2 में हो जाएगी। अतः 2mv साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू लिमिट्स माइनस पाई माइनस थीटा अपॉन 2 टू पाई माइनस थीटा बाई 2 एफ कॉस फाई डी टी बाई डी फाई इंटू डी फाई। कूलम क्योंकि एक केंद्रीय बल है या सेंट्रल फोर्स है, तो केंद्रीय बल के क्षेत्र में जो कोणीय वेग है वो संरक्षित रहता है और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम उपयोग में लेंगे। मान लो अल्फा कण के मध्य तात्क्षणिक दूरी r है, तो m ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू एम वी इंटू बी। बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओमेगा इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर और डी टी अपॉन डी फाई इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन वी बी कॉस। इसको हम समीकरण में रखें डी टी बाई डी फाई की जगह, तो 2mv साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लिमिट माइनस इंटू पाई माइनस थीटा बाई 2 टू पाई माइनस थीटा बाई 2 एफ आर स्क्वायर अपॉन वी बी कॉस फाई डी फाई। क्योंकि एफ हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। अतः समीकरण 1 से हम इसका उपयोग करें और इसका मान रखें तो ये आएगा 2mv स्क्वायर वी मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 जेड स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस थीटा बाई 2 तो पाई माइनस थीटा बाई 2 कॉस फाई डी फाई। हम f को दूसरी तरफ ले गए इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 और कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर इंटू बी। यह प्रकीर्णन कोण थीटा तथा संगत प्राचाल के बीच में संबंध है। अतः यह अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का हम उपयोग करें तो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू ई अपॉन बी इंटू बी। जैसे बी के लिए अल्फा कोण का प्रकीर्णन दिखाया गया है, इसके अनुसार बी अधिक होने पर थीटा अतल्प हो जाता है। यदि संगत प्राचाल बी इक्वल टू 0 हो जाए तब अल्फा कण के लिए प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल टू पाई होगा, अर्थात अल्फा प्रकीर्णन के बाद वापस लौट आएगा। व्युत्पन्न करने के लिए अन्य विधियां हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग का हम सूत्र ज्ञात करेंगे। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग में अल्फा कण संगत प्राचाल 0 से b तक आपतित है। ये प्रकीर्णन कोण थीटा या उससे अधिक पर प्रकीर्णित हो सकते हैं। अब इसका उपयोग हम अल्फा कण के पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर आपतित का कराते हैं, वे थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रफल पाई बी स्क्वायर को हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं और इसको हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू पाई बी स्क्वायर। मान लो अल्फा प्रकीर्णन एक टी मोटाई की पर्णिका से हो रहे हैं। इसमें प्रति एकांक आयतन में n परमाणु हैं, अतः एकांक क्षेत्रफल में परमाणु की संख्या nt होगी। यदि अल्फा कणों का पुंज प्रकीर्णक के ए क्षेत्रफल की ओर आपतित है तो लक्ष्य में nta परमाणुओं से अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं। अतः इस प्रकार की पन्नी से अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र होगा n इंटू टी ए सिग्मा। यदि f आपतित अल्फा कणों के उस अंश को दर्शाता है जो प्रकीर्णन कोण थीटा या इससे अधिक होते हैं, तब f इज इक्वल टू थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अपॉन आपतित अल्फा कणों की संख्या।
इज इक्वल टू अल्फ़ा कणों के थीटा या इससे अधिक कोण प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र अपॉन लक्ष्य क्षेत्रफल जिस पर कि अल्फ़ा कण आपतित हैं। तो एन टी ए सिग्मा अपॉन ए, एफ इक्वल टू एन टी पाई बी स्क्वायर। समीकरण में बी का मान रखें तो एफ इज इक्वल टू पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। किसी वास्तविक प्रयोग में एक संसूचक उन अल्फ़ा कणों की संख्या का मापन करते हैं जो प्रकीर्णन कोण थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित हो रहे हैं। जैसा कि चित्र में हम दिखाते हैं कि अल्फ़ा का कणों का अंश फ्रैक्शन हम 16 से जो ऊपर की समीकरण उससे ज्ञात कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 ई होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 कॉसेक थीटा बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि थीटा में वृद्धि होने पर एफ में कमी होती है। यदि संसूचक पर्णिका से आर दूरी पर रखा हुआ है तो प्रकीर्णन कोण थीटा और थीटा पर प्लस डी थीटा में प्रकीर्णित अल्फ़ा कण एक वलयाकार कटिबंध एनुलर जोन में हो जाएंगे जिसकी की त्रिज्या आर साइन थीटा होती है और इसकी चौड़ाई आर डी थीटा होगी, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। यदि संसूचक एक पर्दे की भांति है तब जिस क्षेत्र में ये प्रकीर्णित अल्फ़ा कण टकरा सकते हैं उसको छायांकित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल होगा डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। जो इसकी रिंग है उसका क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 साइन कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। यदि संपूर्ण प्रयोग की अवधि में एन आई अल्फ़ा कण पर्णिका से टकराते हैं और इसमें से थीटा तथा थीटा से क्या प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित अल्फ़ा कणों की संख्या होगी एन आई इंटू डी एफ। अतः प्रकीर्णन कोण थीटा के लिए पर्दे पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रकीर्णित अल्फ़ा कणों की संख्या एन थीटा होगी। एन थीटा इजगल टू एन आई मॉडुलस ऑफ डी एफ अपॉन डी एस इसका क्षेत्रफल है जो इज इक्वल टू एन आई इंटू पाई एन डी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इन सब का मान रखें तो एन थीटा का मान आता है एन आई एन टी जेड स्क्वायर ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर कॉसेक 4 थीटा बाई 2। यह समीकरण रदरफोर्ड प्रकीर्णन का सूत्र कहलाता है, जिससे स्पष्ट है कि थीटा दिशा में प्रकीर्णित होकर पर्दे के एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले अल्फ़ा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्णन कोण थीटा बाई 2 के कोसाइन के चतुर्थघात पर्णिका की मोटाई टी तथा नाभिक के आवेश के वर्ग के पर्णिका के एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n के समानुपाती होती है तथा अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन की गतिज ऊर्जा E के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गाइगर और मार्टसन प्रयोग से प्राप्त n थीटा का प्रकीर्णन थीटा के साथ परिवर्तन दिखाया गया। इसके अनुसार 0.14% अल्फ़ा कण प्रकीर्णन कोण से अधिक थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पर होता है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक घन कोण व एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या तथा आपतित कणों की तीव्रता का अनुपात प्रकीर्णन परिक्षेत्र या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाता है। वापस पढ़ो। किसी भी निश्चित दिशा में एकांक घन कोण
व एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या तथा आपतित कणों की तीव्रता का अनुपात प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहलाता है। आपतन की दिशा के लंबवत एकांक काट क्षेत्र से एकांक समय में गुजरने वाले कणों की संख्या आपतित कणों की तीव्रता कहलाती है। देयरफॉर प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा इज इक्वल टू थीटा फाई इज इक्वल टू प्रति एकांक घन कोण प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या अपॉन आपतित कणों की तीव्रता। केंद्रीय बल क्षेत्र में आपतन की दिशा के सापेक्ष सममिति होती है, अतः थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के मध्य घन कोण सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा होगा। देयरफॉर सिग्मा थीटा फाई डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी सॉलिड एंगल घन कोण के प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या अपॉन आपतित कणों की तीव्रता। थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णन कोण के लिए जो संगत प्राचाल है वो बी तथा बी माइनस डी बी के मध्य होगा। इस प्रकार त्रिज्या बी तथा मोटाई डी वी एक एनुलर क्षेत्र में प्रकीर्णक नाभिक द्वारा थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णन के लिए प्रभावी लक्ष्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बी माइनस डी बी के मध्य संगत प्रचाल वाले आपतित कणों की प्रति एकांक समय संख्या डी एन इज इक्वल टू 2 पाई एन बी डी बी होगी। यदि संख्या थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के मध्य डी सॉलिड एंगल घन कोण से प्रकीर्णित कणों की संख्या है, अतः प्रकीर्णन क्षेत्र की परिभाषा से डी एन इज इक्वल टू सिग्मा थीटा फाई डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एन सिग्मा फाई डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई एन सिग्मा डी फाई साइन थीटा डी थीटा और 2 पाई एन बी डी बी इज इक्वल टू 2 पाई एन सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। अतः स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा फाई इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा डी बी अपॉन डी थीटा। प्रकीर्णन कोण तथा संगत प्राचाल के संबंध से हमें पता है बी इज इक्वल टू के अपॉन 2e कॉट ऑफ थीटा बाई 2 और के इज इक्वल टू 2z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। डी बी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू के अपॉन 2e 1 अपॉन 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 है। अतः सिग्मा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा के अपॉन 4e कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। और डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू अल्टीमेटली हमें जो प्राप्त होता है 1 अपॉन 16 के अपॉन ई होल स्क्वायर कॉस 4 थीटा बाई 2। अतः कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई सिग्मा थीटा फाई 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। सिग्मा डी थीटा को अवकली प्रकीर्णन परिक्षेत्र या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं।